नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको बताएं कि इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक मतलब मॉडर्न। तो आपको बताएं सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को एक दूसरे वैज्ञानिक थे मोजले, उन्होंने कमियों को दूर किया था और कमियां दूर करने के बाद जो आवर्त सारणी कहलाई वो कहलाई आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं और इसको हम एक नाम से और जानते, वो है हमारी दीर्घ आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी। तत्वों का वर्गीकरण का जनक एक प्रकार से देखा जाए तो मेंडलीफ को माना जाता है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया, तो बेसिकली इस आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये भाग हो गए एस, पी, डी, एफ आवर्त सारणी के। अब जो अलग अलग भाग हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाईं ओर की जाएं तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो क्या होता है, यही सब अध्ययन हमें इस चैप्टर के भीतर करना होता है। तो सबसे पहले हमें चैप्टर की रूपरेखा पता होनी चाहिए कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में आपको बेसिक आवर्त सारणी, मॉडर्न आवर्त सारणी, इसके बाद आवर्त सारणी के कितने भाग हैं, किस भाग में कौन से तत्व हैं, किस भाग की क्या प्रॉपर्टीज है, इन सभी का अध्ययन करना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तो आपको बताएं कि तत्वों का वर्गीकरण इसलिए किया गया ताकि हम उनका अध्ययन व्यवस्थित ढंग से कर सकें। व्यवस्थित मतलब नियम अनुसार, व्यवस्थित सही ढंग से। व्यवस्थित का मतलब ये होता है कि जो एक गुणधर्म वाले तत्व हैं वो एक जगह रखे रहें, जिनके गुणधर्म अलग हैं तो उनको अलग जगह रखा जाए। तो तत्वों के वर्गीकरण से उनका अध्ययन सुव्यवस्थित एवं सरल हो जाता है। वो आपको बताएं कि संसार में अभी तक जो हमारी पृथ्वी है इस पर अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इतने 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तत्वों का वर्गीकरण के लिए अनेक जो रसायन शास्त्री होते हैं उन्होंने समय समय पर प्रयास किए। इनमें डॉवरिनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर, मेंडलीफ तथा मोजले द्वारा किए गए प्रयास मुख्य हैं। मेंडलीफ, इनका नाम ज्यादा चलता है, मेंडलीफ के बाद मोजले। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता। तो अब हम आपको बताएंगे मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था। मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने बताया कि यदि तत्वों को, तत्व मतलब जो एलिमेंट हैं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, किसके क्रम में, बढ़ते हुए परमाणु भार, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है तो वे तत्व जिनके गुण एक समान होते हैं वो एक निश्चित अवधि के पश्चात आते हैं। ले देखिए, इनका कहना यह था कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखें तो जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं वो लगभग एक दूसरे के पास ही रहेंगे। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो वे तत्व जिनके गुण एक से होते हैं एक निश्चित अवधि के पश्चात आते हैं, अर्थात उनके गुणों में एक प्रकार की आवृत्ति मिलती है। इसके आधार पर मेंडलीफ का एक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। मेंडलीफ ने क्या किया, एक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। और नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक मीन्स फिजिकल तथा रासायनिक मीन्स केमिकल, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण, उनके परमाणु भार मीन्स एटॉमिक वेट, परमाणु भार के आवर्त फलक होते हैं, परमाणु भार के आवर्त फलक होते हैं। तो ये था हमारे मेंडलीफ का आवर्त नियम की तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलक होते हैं।
इसी नियम पर आधारित मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीफ ने क्या किया? एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसको हम कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो उस आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां थी उनकी संख्या थी 7। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, उनकी संख्या थी लगभग 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 8 थे कॉलम और 7 क्या थी आपकी? रो। इस प्रकार से आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। बाद में जो अक्रिय गैसें, इनकी खोज बाद में करी गई, तो अक्रिय गैसों को भी एक वर्ग दे दिया गया, तो कुल वर्ग हो गए थे हमारे 8 + 1 = 9। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें 7 36 पंक्तियां थी और 8 ऊर्ध्वाधर वर्ग थे। तो जो 36 पंक्तियां होती हैं, 36, इनको तो हम कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते, इनको हम कहते हैं वर्ग या समूह। तो ये याद रखना जरूरी है कि जो आवर्त सारणी होती है उसमें 36 पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। तो ये मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का प्रस्ताव रखा था। इसी को हम कहते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जिसमें 7 थे हमारे आवर्त और 9 क्या थे? वर्ग या समूह। तो अभी हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को समझा। अब आपको बताएं कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कई दोष थे। उन दोषों के कारण इनकी इस आवर्त सारणी को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। तो वो कौन कौन से दोष थे? दोष बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप दोषों को समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनी। तो सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 8 क्या थे? समूह थे, और एक अक्रिय गैसों का समूह जुड़ गया तो कुल कितने समूह हो गए? 9। तो इस प्रकार 7 तो थे आवर्त, 8 क्या थे? समूह। 7 आवर्त, 8 समूह और एक अक्रिय गैस भी जुड़ गई तो कुल समूह कितने हो गए? 9 समूह। और इनने जो आधार लिया था सारणी बनाने का वो क्या था? परमाणु भार। मीन्स इनका कथन था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलक होते। इसके बाद मेंडलीफ के कुछ दोष थे, तो हम पढ़ेंगे अब। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष उत्पन्न हो गए। तो दोष कौन कौन से थे ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनको हमें बड़े अच्छे ढंग से समझना होता है। सबसे पहला दोष मालूम क्या था? कि हाइड्रोजन का स्थान। आपको बताएं कि हाइड्रोजन को इनने क्या किया? पहले वर्ग में रख दिया, और पहले वर्ग में थी वो क्या थी? क्षार धातुएं। और 7वें वर्ग के हैलोजन तत्वों के समानता रखती है। कौन रखती समानता? मतलब जो 7वें वर्ग के हैलोजन है उनके साथ हाइड्रोजन समानता रखती है। लेकिन हाइड्रोजन को कहां रख दिया इन्होंने? क्षार धातुओं के साथ रख दिया। इस कारण से क्या हुआ कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हो सका। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हुआ, क्योंकि ये हैलोजन के साथ, हैलोजन धातुओं के, हैलोजन तत्वों के साथ भी समानता रखती थी। और इसको पहले वर्ग में किसके साथ? क्षार धातुओं के साथ रख दिया। आप देख भी रहे होंगे कि हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक में है, सबसे पहले आवर्त में और पहले वर्ग में। इस कारण से हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो सका। तो यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दोष उत्पन्न कर दिया। दूसरा था समस्थानिकों का स्थान। तो अभी हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में कि समस्थानिक क्या कहलाते? संभारक। तो समस्थानिक मतलब एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार कैसे होते? भिन्न भिन्न।
उन्हें क्या कहते हैं हम, समस्थानिक। इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स का स्थान भी एक ही तत्व के परमाणुओं के भार भिन्न भिन्न होते हैं। और परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान। परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न। इनको भी जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें निश्चित स्थान प्राप्त नहीं हुआ। निश्चित निश्चित मतलब प्रॉपर स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो समस्थानिकों का स्थान भी तय नहीं हो सका, हाइड्रोजन का स्थान भी तय नहीं हो सका। तो ये दो दोष इस कारण से मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्पन्न हो गए। तीसरा था विरल मृदा तत्वों का स्थान। तो विरल मृदा तत्व वे होते हैं, विरल, विरल का मतलब जो कम मात्रा में पाए जाते, और मृदा मीन्स कहां से पाए जाते, धरती से पाए जाते। रियर, जो रियर तत्व होते, रियर, उनको हम कहते हैं विरल मृदा तत्व। तो विरल मृदा तत्वों का स्थान, तो आपको बताएं कि लगभग परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक, 71 तक कुल कितने हैं तत्व, 15 तत्व हैं जो लैंथेनाइट कैटेगरी में आते हैं। लैंथेनाइट मतलब विरल मृदा तत्वों की श्रेणी में आते हैं। और इनके परमाणु भार कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा जाना था, अलग अलग स्थान पर रखा जाना था, क्योंकि मेंडलीफ ने कहा था कि जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण है वो परमाणु भार के आवर्त फलक हैं। तो जो विरल मृदा तत्व थे हमारे 15 तत्व, इनको अलग अलग रखा जाना था, लेकिन मेंडलीफ ने इनको एक ही जगह पर रखा। इससे इनकी आवर्त सारणी में दोष उत्पन्न हो गया। अगला दोष था भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। तो मेंडलीफ ने क्या किया, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया। मतलब भारी तत्व का मतलब जिनके परमाणु भार ज्यादा हैं, मतलब x कोई तत्व है और y कोई तत्व है, x का परमाणु भार ज्यादा है, x का परमाणु भार ज्यादा है, y का परमाणु भार कम है। और आवर्त सारणी में x को पहले रखा गया, y को बाद में रखा गया। तो अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख दिया, कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रख दिया। लेकिन इनने कहा था कि तत्वों को हम किस क्रम में रखेंगे, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे। ये तो उल्टा हो गया कि भैया अधिक परमाणु भार वाला तत्व पहले आ गया, कम परमाणु भार वाला तत्व बाद में आया। तो ये भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक दोष उत्पन्न हो गया। मतलब ले दे कि मेंडलीफ ने जो अपनी डेफिनेशन दी उस डेफिनेशन के अनुसार आवर्त सारणी काम नहीं कर रही थी। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। जो विरल मृदा तत्व थे इनको एक ही जगह पर रख दिया था, भारी तत्वों को पहले रख दिया, हल्के तत्वों को बाद में रखा। और भी कई दोष थे। इन्होंने क्या किया कि जो समान तत्व हैं, समान तत्व, उनको क्या किया, अलग अलग रख दिया। अलग अलग जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं उनको इनने अलग अलग रख दिया, जिनके गुणों में समानता थी। और जो असमान गुण वाले तत्व हैं, असमान गुणों वाले तत्वों को इनने क्या किया, एक साथ रख दिया। असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। तो ये इनकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी के मुख्य दोष थे। बहुत से तत्वों के गुणों में पर्याप्त समानता होने पर भी उनको इस सारणी में भिन्न भिन्न स्थान दिए गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो कॉपर और मरकरी। इसके बाद असमान तत्वों को उन्होंने एक ही साथ रख दिया। बहुत से असमान गुणों वाले तत्व इनने क्या किए, एक ही वर्ग में रख दिए, जैसे कि कॉपर, चांदी, सोना। इनको किनके साथ रख दिया, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इनके साथ रख दिया। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को कॉपर, सोना, चांदी इनके साथ रख दिया। मीन्स असमान तत्व
असमान तत्वों को एक साथ रख दिया और जो समान तत्व थे उनको क्या किया इनने अलग अलग रख दिया। तो ये कुल लगभग लगभग 6 दोष हैं, छह छह ही हैं। 6 दोष के कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल हो गई। कौन कौन से एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हो सका। दूसरा, जो समस्थानिक थे आइसोटोप्स उनका स्थान भी निश्चित नहीं हो सका। तीसरा, विरल मृदा तत्वों को इनने क्या किया, एक साथ रख दिया, लेकिन इनके नियम के अनुसार इनको कैसा रखा जाना था, अलग अलग। चौथा, इन्होंने भारी तत्वों को पहले रख दिया, हल्के तत्वों को बाद में रखा, लेकिन इन्होंने कहा था कि हल्के तत्व पहले आएंगे, भारी तत्व बाद में आएंगे। अगला क्या हुआ, जो समान तत्व थे उनको इनने अलग अलग रख दिया, अलग अलग। और जो असमान तत्व थे, असमान तत्व जिन तत्वों के गुण एक दूसरे से मैच नहीं होते उनको इनने क्या किया, एक साथ रख दिया। तो ये कुल 6 दोष थे जिनके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी सक्सेसफुल ना हो सकी।